मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 356 घर पहुंचने का रास्ता ही नहीं। सर्वनाश का लोहार C356 घर वापसी का रास्ता ही नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 356 घर पहुंचने का रास्ता ही नहीं। अंततः बैठक समाप्त होने और अपने इरादे बताए जाने के बाद मिनास मार के सदस्य और भावी सदस्य डेल्टा लौटने के लिए तैयार हो गए। हालांकि राजकुमारी ने पूछा था कि क्या वे शरणार्थियों को ले सकते हैं, सेठ ने इनकार कर दिया था। एक तरफ तकनीकी कठिनाइयां थी, दूसरी तरफ वो उन्हें इतना पसंद नहीं करता था कि उन्हें एक पल के लिए भी अपने गुप्त अड्डे पर आने दे। उसने चिमेरा से कारवां के साथ रहने के बारे में बात की थी और जब सेठ ने उन्हें लाभों के बारे में बताया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। वे डेल्टा में एक गारंटीकृत नागरिकता प्राप्त कर सकते थे और साम्राज्य चिमेरा और मिनास मार के लिए उचित वेतन देगा। ठीक है, बीकन संरचना स्थापित करने के लिए आपको। महान जादूगरनी ने सेठ और अन्य लोगों को एक स्थानिक संरचना के जटिल विवरण को समझाने की असफल कोशिश की। अंत में वह केवल आहें भर सकी। बस मुझे बुला लो, मैं ये करूंगा, वैसे भी मुझे तुम्हें कुछ देना है। सेठ को एक पल के लिए डर लगा, लेकिन एक बार बीकन सेट हो जाने के बाद वे वैसे भी घर लौट सकेंगे। उसे अभी के लिए ये तुरुप का पत्ता छोड़ने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए उसने कई हफ्तों में पहली बार लगभग पौराणिक जादूगरनी अल्जलसर को बुलाया। उसकी लंबी कामुक काया और सभी जगहों पर वक्रताएं उसकी यादों में एक भी जगह नहीं बदली थी। उनमें से कुछ के लिए उसे देखना पहली बार था और यहाँ तक कि दुहू, जिसके सौंदर्य के मानक बिल्कुल अलग थे, वह भी केवल मुंह खोले हुए उसे देख सकता था। बेचारे इवान का दिमाग लगभग पिघल गया क्योंकि वह उसकी खुली पोशाक को घूरने और दूसरी ओर देखकर शालीनता दिखाने के बीच उलझा हुआ था। उसका हाथ भी अपनी आंखों को ढकने और दूसरी ओर खींचने के बीच एक अजीब नृत्य कर रहा था। आखिरकार मैं वापस आ गई हूँ, उसने कहा और आराम से लेट गई, कुछ अस्पष्ट कराहे निकालते हुए। आपको संरचना स्थापित करने में कितना समय लगेगा? सेठ ने निगलते हुए पूछा। हे, उसने उपहास किया और एक शिकारी की तरह उसकी ओर देखा। अरे नहीं, वह उसकी चाल में फंस गया था। उसने खुद ही सबसे बड़ा खतरा मोल ले लिया था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह उस जंगली जानवर की चपेट में आ गया और भाग नहीं सका। मीना, मेरी मदद करो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी छोटी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं भूला हूँ। वह हमारे साथ आएगी। क्या? मीना घबरा कर चिल्लाई, लेकिन इससे पहले कि नाटक शुरू होता, वह भी पकड़ी गई और तीनों सेठ के तंबू में गायब हो गए। कुछ ही देर बाद एक अवरोध खड़ा हो गया जिसने किसी भी तरह के हस्तक्षेप को रोक दिया। वह आश्चर्यजनक रूप से दंपति के साथ बहुत सौम्य थी, जिससे दोनों केवल थके हुए ही रह गए। तुम वापस आते ही काम पर लग जाना बेहतर होगा, ये कहकर वह गायब हो गई। गायब होने से पहले वह तंबू में 2 पुस्तकें छोड़ गई। ये वे मैनुअल और ब्लूप्रिंट हैं जिनकी आपको स्थानिक बीकन और मेरे जहाज को बनाने के लिए आवश्यकता है। ये सही है, उसने उन्हें किसी सूची से नहीं निकाला था या उन्हें लिखा नहीं था। जादूगरनी ने जादूगर के कौशल का उपयोग करके जादू की स्क्रॉल जैसी चीजें बनाई थी, जिनका उपयोग लोहार जादू सीखने के लिए कर सकते थे। यह इस कौशल का ग्रैंड मास्टर स्तर था। एक बार में उसने किसी चीज को बनाने के लिए आवश्यक सभी जादू और निर्देशों को एक पुस्तक में संकलित कर लिया था जिसे पढ़कर तुरंत सीखा जा सकता था। इससे सेठ को अपना जहाज बनाने या स्थानिक बीकन बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर कुछ स्पष्ट नहीं था तो वह अभी भी वहां थी। इससे उसे सेठ जैसे मूर्ख को जटिल चीजें समझाने में बहुत समय की बचत हुई। उस लोहार के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वह अपना हाथ उठा सके और किताबों को अपनी सूची में रख सके। वह उन्हें बाद में ही पढ़ सकता था। सबसे पहले उसे थोड़ी नींद पूरी करनी थी। मीना और सेठ अगले दिन सुबह तक फिर नहीं दिखे। जब वह उठा तो उसे बहुत बेहतर महसूस हुआ। यह न केवल बहुत जरूरी नींद थी, बल्कि यह एहसास भी था कि यह महायात्रा समाप्त हो गई थी। अभी भी सो रही मीना को अपनी बाहों में लेकर उसने स्थानिक चोंच के लिए मैनुअल निकाला। जिस क्षण उसने किताब खोली, एक पृष्ठ ज्ञान उसके दिमाग में प्रक्षेपित हो गया। यह एक कौशल स्क्रॉल का उपयोग करने जैसा महसूस हुआ क्योंकि विदेशी ज्ञान उसके दिमाग में भर गया था। ओह, जब अंततः ये खत्म हुआ तो वह करा उठा। उसे लगा कि इस तरह की प्रक्रिया के बाद उसके सिर में बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। सेठ ने फैसला किया कि बेहतर होगा कि वह हल्के जहाज के इस्तेमाल से पहले किसी से किताब का मूल्यांकन करवा ले। उसे लगा कि इन वस्तुओं के लिए एक खुफिया आवश्यकता होनी चाहिए और उसने स्थानिक बीकन के लिए मुश्किल से ही उन्हें पूरा किया था। क्या तुम ठीक हो? मीना ने उसे कसकर गले लगाते हुए बुदबुदाया। जवाब में उसने भी उसे गले लगा लिया। थोड़ा सिर दर्द क्या था, अब उसे पता था कि घर वापस कैसे जाना है। उसे बस इतना करना था कि वह ऐसी संरचना तैयार करे जो स्थानिक यात्रा को स्थिर करे, ईवी द्वारा भेजे गए कोर को डाले और सिग्नल के लिए उसे एक मजबूत शक्ति स्रोत दे। और वह पहले से ही जानता था कि उस शक्ति स्रोत के लिए क्या उपयोग करना है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ज़ारकॉन के चैंपियन की आत्मा। बेशक वह इसके लिए किसी दूसरी आत्मा का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन सेठ को यह अंदेशा था कि वह इस आत्मा को नहीं रखना चाहता था। जीवित आत्मा से कुछ बनाना जितना लुभावना था, उसे उतना ही अजीब सा पूर्वाभास था कि उसे इसे नहीं रखना चाहिए। उसने अपने अंतर्ज्ञान को सुनना सीख लिया था। उसके पास पर्याप्त चीजें और कौशल थे जो उसे विश्वसनीयता देते थे। नहा धोकर कपड़े पहनने के बाद वह मीना और अपने लिए कुछ खाने का सामान लाने के लिए खेत की रसोई में चला गया। दोपहर का समय हो चुका था, इसलिए वह नाश्ते का बचा हुआ सामान और दोपहर के भोजन के लिए कुछ सामान लाने के लिए ठीक समय पर आ गया। मीना और सेठ ने खुशी-खुशी ब्रंच का आनंद लिया। उसके बाद उन्होंने अपने लोगों को बुलाकर उन्हें अगले कदमों के बारे में बताया। पफल्स, हमें यहाँ से जाना होगा और संरचना स्थापित करने के लिए जगह तलाशनी होगी। तुम अभी जागे हो और अभी से जाना चाहते हो? पफल्स ने आलस से पूछा। सेठ को याद आया कि मित्र देशों की सेना की खोज के दौरान उसने जिस परिदृश्य का निरीक्षण किया था, उसमें बहुत सी खाली चट्टानें और जगहें थी जो खदानों जैसी दिखती थी। समतल सतह की तलाश करने और जादुई घेरा बनाने के लिए यह एक बेहतरीन जगह थी। हालांकि उसने सोचा था कि उस इलाके को देखना दिलचस्प हो सकता है, लेकिन इस समय इतनी दूर यात्रा करना बहुत परेशानी भरा लग रहा था। वह अभी वहां वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने दूसरों को इस संभावना के बारे में बताया। तुम इतनी दूर क्यों फॉर्मेशन बना रहे हो? बस पास ही रहो, ठीक है? मीना ने उसे ठीक से समझ लिया। इतने छोटे समूह में इतनी दूर यात्रा करना हमारे कमजोर सदस्यों के लिए खतरनाक हो सकता है। दुहू ने पिप के आसपास मौजूद बच्चों के समूह की ओर इशारा करते हुए कहा। मीना ने उसे न जाने का एक निजी बहाना दिया और दुहू ने एक तार्किक बहाना दिया। खुशी की बात है कि उसने उस क्षेत्र के बारे में सोचना छोड़ दिया। क्या उन अवशेषों में खजाना छिपा था? हो सकता है, लेकिन क्या उसे और खजाने की जरूरत थी? वो बस घर जाना चाहता था। ठीक है, हम पास के क्षेत्र में जाकर संरचना के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढेंगे, उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा। शायद मैं पेड़ों से पूछ सकता हूँ। क्षेत्र की भूविज्ञान को देखते हुए आसपास के पहाड़ों में कुछ स्थान इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त होने चाहिए। आपको यहाँ से उत्तर की ओर देखना चाहिए, वेडन ने अचानक कहा। तुम्हें ये कैसे पता? पिप ने दिलचस्पी से पूछा। वह प्रकृति से एक अच्छी जगह के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, वेडन पहले ही बोल पड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं राजमिस्त्री नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी भी एक बोना हूँ। अगर मैं कुछ सरल भूविज्ञान नहीं कर पाया तो मेरे पूर्वजों को शर्म आएगी, वेडन ने गर्व से उत्तर दिया। वे जिस छोटी पर्वत श्रृंखला में थे, वह उत्तर की ओर बढ़ती गई और ऊंची होती गई। अगर सेठ को सही याद है तो ये पर्वत श्रृंखला की एक शाखा थी जो दक्षिणी जिलों को उत्तर में ओमेगा से अलग करती थी। ठीक है, तो उत्तर की ओर ही जाना है। फिन भी साथ आना चाहती है। पहाड़ खतरनाक होते हैं। फिन अचानक चिल्लाई और सेठ के सिर पर अपनी पारंपरिक सीट पर बैठ गई। एक पल के लिए उसने उसे मना करने के बारे में सोचा। अगर कोई वास्तविक खतरा होता तो वह अदृश्य हो सकता था और पफल्स। सेठ को यकीन नहीं था कि क्या ऐसा कुछ था जो आइविसे के लिए वास्तविक खतरा पैदा कर सकता था।
दूसरी ओर फिन छोटा और तेज था। मैं तो लगभग भूल ही गया था, सेठ ने अचानक कहा, जिससे अन्य लोग आश्चर्यचकित हो गए। फिर सांता सेठ ने अपनी सूची से संदूक और बक्से निकालना शुरू कर दिया। उनके अराजक पुनर्मिलन के दौरान लोहार को अभी तक अपने अनुयायियों को अपग्रेड करने का मौका नहीं मिला था। जैसा कि फिन ने उसे याद दिलाया था, वह सबसे पहले एक छोटा सा गहनों का बक्सा पाने वाली थी, जो उसके लिए एक बड़े खजाने के आकार का था। अंदर उसे छोटी सी जोड़ी ग्रीव्स, छद्म, गॉन्टलेट, एक हाथ, 2 चूड़ियां और एक टूथपिक के आकार का सोल पियर्सर मिला। उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि सब कुछ उसके आकार के हिसाब से बनाया गया था और छोटे चमड़े के पट्टियों के साथ इसे और भी एडजस्ट किया जा सकता था। सेठ के खत्म होने के बाद वह युद्ध की प्यास से भर गई थी। परी जानवर ने उसके गाल को इतनी कसकर गले लगाया कि उसे लगा कि उसे इससे चोट लग गई है। शायद ये गलत कदम था, सेठ ने सोचा जब उसने परी को उत्साह से हवा में मुक्के मारते हुए देखा। वह कितनी अधिक डरावनी हो जाएगी जब उसके हर प्रहार के साथ राक्षसी ठंडी पतंगे पैदा हो जाएंगी। अगला था माइक, जिसने नई तलवार देते ही उसकी बात सुनना बंद कर दिया। फ्लेमिंग फ्यूरी ने तुरंत उसकी दिलचस्पी पकड़ ली और जब सेठ ने हिंसा के आशीर्वाद के बारे में बताया तो उसका जुनून और बढ़ गया। मुझे लगता है कि आप केवल तलवार से संतुष्ट हैं, शायद मुझे बाकी किसी और को दे देना चाहिए। एक पल के लिए उसने सोचा कि वह अपने बाकी उपकरण रख ले। तलवारबाज यह पागल शायद उसकी मेहनत की कदर नहीं कर पाया। जब माइक ने उसकी बात सुनी तो वह चौंक कर ऊपर देखने लगा और तुरंत अपनी दुम हिलाने लगा। नहीं नहीं, मुझे खेद है, कृपया महान मास्टर स्मिथ, मुझ पर अपनी कृपा बरसाए। इस गंदे कीड़े का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। वह घुटनों के बल गिर गया और विनती करने लगा, लेकिन खुद अपना चेहरा सीधा नहीं रख सका। सेठ भी अपनी हंसी रोक नहीं सका। ठीक है, नाटक बंद करो तलवारबाज, जब मैं समझाऊं तो बस मेरी बात सुनो। इसके साथ ही सेठ ने सभी को नए उपकरण बांटना जारी रखा, यहाँ तक कि माइक को भी उसके बाकी उपकरण मिल गए। लिक्सिस को उसका नया स्टाफ, आई स्विच की अंगूठी और उसके जैसे ही झुमके मिले, जो आग और पृथ्वी के बीच के संबंध के लिए ज्वालामुखी कांच से बने थे। सेठ के पास उस समय कोई विशेष सामग्री नहीं थी, इसलिए उसने बुल्को की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित किया जब उसने अपना उपकरण बनाया। उसे एक पूर्ण महाकाव्य चमड़े का कवच मिला, जिसने मुख्य रूप से उसकी स्थिति प्रतिरोध और मनपूल को बढ़ाया। इसके अलावा उसे एक गदा भी मिली जो जादू करने के लिए राजदंड का काम भी करती थी। तो क्या ये लोगों पर प्रहार करने के लिए राजदंड की तरह था? बुल्को अंतिम था और इसके साथ ही यूलकेट के फर को महाकाव्य और उससे ऊपर के उपकरणों के लिए पूर्ण उन्नयन मिला था। अब चूंकि फिन पहले से कहीं अधिक खतरनाक हो गया था, इसलिए उसे लगा कि वे रवाना होने के लिए तैयार है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन या दान आप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 357 उत्तरी पर्वत। सर्वनाश का लोहार C357 उत्तरी पर्वत। एड्स बाय पब फ्यूचर। GPT-4 अब स्टॉक एल विश्लेषण और आपको बताएं कि कब खरीदे या बेचें। 755 गुना अध्याय 357 उत्तरी पर्वत। फिन को अपने सिर पर रखकर सेठ पफल पर बैठ गया जो दूर भागने लगा। आइवी सर मैना को बचाने के लिए जमीन पर ही रहा क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि उन्हें लड़ना होगा या नहीं। वे लगभग 1 घंटे तक चुपचाप यात्रा कर रहे थे, जिससे सेठ को एक बार फिर से प्राप्त ज्ञान पर विचार करने का समय मिल गया। इस ज्ञान को सचेत रूप से याद रखना पहली बार उसके दिमाग में ठूस दिए जाने से अलग था। इस बार उन्होंने वास्तव में सिद्धांतों और चरणों को एक एक करके समझा और अपने अनुभव और ज्ञान के साथ संबंध भी बना पाए। इससे उन्हें कुछ विचार मिले कि कैसे वह उदाहरण के लिए मिनास मार के छल्लों को बेहतर बना सकते हैं। यह एक ऐसा आधार भी था जिसका उपयोग वह इस क्षेत्र में अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए कर सकता था। अब जाकर उसे वास्तव में एहसास हुआ कि यह मैनुअल कितना बड़ा उपहार था। और ये तो बस एक साधारण प्रकाशपुंज था। अल-जलसर के जहाज के लिए मैनुअल उसके लिए क्या लेकर आया होगा। तुम्हें इसे यथाशीघ्र सीख लेना चाहिए, लिच बोला। कभी-कभी उसके कुछ करने या बोलने के बीच बहुत लंबा अंतराल होता था। सेठ को शक होने लगा कि इस तरह से उससे बात करना उस पर उसे कहीं ज्यादा असर डाल रहा है जितना वह स्वीकार करने को तैयार थी। क्या उन चीजों के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है? अंतरिक्ष बीकन ने तो मुझे पहले ही सिरदर्द दे दिया है, उसने मन ही मन कहा। छी, जैसा कि आप जैसे मूर्ख से उम्मीद की जाती है। आपकी वर्तमान बुद्धि क्या है? उम्मा, बिना आइटम के 100 और आइटम के साथ 330। आपकी वस्तुएं वाकई टूटी हुई हैं। वैसे भी मेरे जहाज के लिए न्यूनतम आवश्यकता 300 बुद्धिमत्ता है। आपको सिरदर्द हो सकता है, लेकिन बस इतना ही। ठीक है, जब हम शिविर में वापस लौटेंगे तो मैं इसे सीख लूंगा। उसने हार मान ली। सीथ दी, क्या तुम्हें फिन की बिल्कुल भी याद आई? उसके सिर पर बैठा छोटा जानवर थोड़ी देर बाद अचानक बोल उठा। बेशक मुझे फिन की याद आई। फिन को सेठ की भी याद आती है। फिन को वह समय याद आता है जब हम सिर्फ 3 लोग होते थे। ओह, क्या आपने महान मुझे भी इसमें शामिल किया है? एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, पफल्स भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि हम अलग हो गए थे, फिन। लेकिन तुम हमेशा किसी न किसी काम पर लगे रहते हो और अगर तुम काम नहीं कर रहे हो तो तुम मीना के साथ हो। क्या तुम्हें अब फिन पसंद नहीं है? फिन ने इस बार तुम्हें बचाने की उम्मीद की थी, लेकिन भले ही तुम मुसीबत में हो, फिन चमकने के लिए समय पर नहीं आ सकता। परी उसके सिर पर घेरे बनाते हुए बड़बड़ाती रही। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे खेद है फिन, शायद मैं काम में थोड़ा ज्यादा व्यस्त हो गया था। चलो भविष्य में साथ में और खेल खेलते हैं, या शायद तुम मेरे साथ कार्यशाला में आ सकते हो। वास्तव में हाँ, तुमने यही कहा। जरूर, तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? वाह, सेठ से भावनात्मक रूप से वादा लेने के बाद परी अपनी यात्रा में बहुत खुश हो गई। इस बीच सेठ ने अपने लेस देन मैप ग्रेटर देन पर नजर रखी हुई थी, लेकिन अभी तक कोई उपयुक्त भूभाग नहीं था। बस छोटी-छोटी घाटियां और पहाड़ थे। जब वे वास्तविक पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर गए तभी उन्हें उपयुक्त भूभाग मिला। ये लगभग समतल पठार था। सेठ इस संरचना को चट्टान की सतह पर उकेरना चाहता था क्योंकि इससे समग्र कार्य को स्थिर करने में मदद मिलेगी। पफल्स उड़कर चौड़े स्थान पर उतरे और सेतु स्थान की जांच करने के लिए उतरा। ये ठीक लगता है, मैं इसका रेखाचित्र बनाना शुरू करूंगा। आप लोगों को खतरे के लिए क्षेत्र का निरीक्षण करना चाहिए, उन्होंने कहा और चाक निकाल लिया। पफल्स और फिन चले गए जबकि सेठ ने जटिल रेखाएं और ज्यामितीय पैटर्न बनाना शुरू कर दिया। वह आधा काम कर ही रहा था कि उसने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। हो, ये काफी जटिल लगता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेठ ने पलटकर देखा तो एक आदमी जादूगर जैसा दिख रहा था। उसके कपड़े काफी जादुई और महंगे लग रहे थे, लेकिन वे गंदे और फटे हुए थे। मैं घर लौटने के लिए अंतरिक्ष बीकन स्थापित कर रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं? ऐसा लगता है कि आपके अच्छे दिन थे। सेठ ने रेखाचित्र बनाना बंद नहीं किया और खुलकर उत्तर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वाह, आपके पास तो इस दुनिया में पहले से ही ऐसी तकनीक है। बूढ़े आदमी ने मासूमियत से पूछा। पहला मुफ्त है, इससे ज्यादा के लिए पैसे देने होंगे। सेठ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने खांसने से पहले दूसरे को आश्चर्य से निगलते हुए सुना। कृपया मेरी दखलंदाजी को क्षमा करें, कोई नुकसान नहीं हुआ, इसकी चिंता मत करो। इसके बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई जिसे पफल्स ने पठार पर झपट्टा मारकर तोड़ दिया। आगंतुक चौंक कर पीछे हट गया लेकिन भागा नहीं। बुरी खबर, कुछ लोग कुछ घाटियों की दूरी पर एक विशालकाय चट्टान से लड़ रहे हैं। जाहिर है मैं उससे मुकाबला कर सकता हूं, लेकिन अनावश्यक लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है ना? हमें फंसने से पहले ही वहां से निकल जाना चाहिए। वह विशालकाय चट्टान सचमुच बहुत बड़ी है। फिन मुश्किल से उसका सिर देख पा रही थी। वह पहाड़ जितना ऊंचा है। फिन ने अपने छोटे हाथों से बेतहाशा इशारे करते हुए बताया। सेठ ने उस लतपथ जादूगर की ओर देखा जो अजीब तरह से दूर की ओर देख रहा था। तो मुझे बताओ, क्या तुम उस विशालकाय चट्टान का शिकार कर रहे हो या तुमने गलती से उसे उकसा दिया?
क्या मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? रॉक जायंट, वह क्या है? इसके बारे में कभी नहीं सुना। आप जानते हैं, अगर आप मेरे साथ ईमानदार रहेंगे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, सेठ ने आकर्षक आवाज में कहा। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह ऐसे ही उनकी मदद कर सके। इन लोगों की मदद करने के बारे में सोचने का सबसे बड़ा कारण ये चट्टान ही थी। बेशक वह इस संरचना के लिए कोई नई जगह भी नहीं खोजना चाहता था। कहा गया कि रॉक जायंट ने अभी-अभी अपने ऑटो मैपिंग की सीमा में कदम रखा था और सेठ को आश्चर्य हुआ कि यह एक चलता फिरता अयस्क भंडार था। जो उसने पहले देखा था उससे बिल्कुल अलग। ये सुनहरा था, मानो ये बता रहा हो कि यह कितना खास था। वह इस मामले से कैसे आसानी से दूर जा सकते थे, खासकर तब जब कोई दूसरी पार्टी थी जो घाटे को झेल सकती थी और मुनाफे के लिए उसे निचोड़ा जा सकता था। अब उन्हें बस ये पुरानी बकवास करने की जरूरत थी। अगर वे उसका शिकार करने आए थे तो उन्होंने उसे मारने का कोई तरीका तैयार किया होगा। इससे सेठ का काम का बोझ बहुत कम हो जाएगा। अगर वे बस उससे हैरान हो गए तो वे व्यावहारिक रूप से तोप का चारा बन गए। क्या तुम सचमुच मदद कर सकते हो? बूढ़े आदमी ने अनिश्चितता से पूछा। उसने सावधानी से पफल्स और फिन को देखा। बेशक आईवी से प्रभावशाली था, लेकिन ये चलने वाले पहाड़ की तुलना में छोटा था। उसने यहाँ अपना मन पुनः प्राप्त करने और फिर उस स्थिति से अपने गार्ड को बाहर निकालने का एक तरीका खोजने की योजना बनाई थी। जरूर, मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? लोहार ने विशालकाय सेंटीपीड पर चढ़ते हुए पूछा। संदेश साफ था, वह या तो वहां से चला जाए या उन लोगों की मदद करे। जादूगर एक क्षण के लिए हिचकिचाया और फिर घुटनों के बल बैठ गया। मेरा नाम जार्ज ड्रैगलेबॉट है और मैं मिर्हटाना का दरबारी जादूगर हूँ। हम वास्तव में इस पत्थर के दानव का शिकार करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। हमारी राजकुमारी को एक भयानक बीमारी हो गई है। इसे ठीक करने के लिए हमें सेलेपिस की जरूरत है, जो कुछ पत्थर के दानवों के मस्तिष्क में बढ़ता है। बूढ़े आदमी ने तुरंत सहानुभूति पाने के लिए अपनी दुखद कहानी सुनाई। क्या ये सच है? सेठ ने मन ही मन सोचा कि वह हल से इस जानकारी की पुष्टि करेगा। मैंने इस पदार्थ के बारे में पहले कहीं सुना था। ये वास्तव में एक प्रकार का पत्थर का पौधा है जो कुछ पृथ्वी जीवों में मस्तिष्क ट्यूमर की तरह बढ़ता है, लेकिन मुझे इसके चिकित्सा उपयोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लिचडेक्स ने समझाया। तो क्या गलत हुआ? सेठ ने भावशून्यता से पूछा। वह नहीं चाहता था कि वे सोचे कि वे एक दुखद कहानी के जरिए उसकी मदद ले सकते हैं। जिस जानवर को हमने भारी मात्रा में संसाधनों और ट्रांस डायमेंशनल डिटेक्शन जादू का उपयोग करके अंततः पाया, वह अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली निकला। ये वास्तव में एक भयानक फील्ड बॉस है। अंतिम क्षण में ये हमारे जाल से अलग हो गया और उसने हिचकिचाते हुए कहा, आप भाग गए और अपना मान वापस पा लिया, जबकि आपके अधीनस्थ उसे नियंत्रित रखते हैं। सेठ ने उसे कहानी सुनाकर मदद की। हाँ, क्या हम उसे वापस उस सरणी में खींच सकते हैं? क्या इससे वह मर जाएगा? मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। यह उन्मत्त अवस्था में है और पहले से ही इसके बारे में जानता है। यह मेरी चिंता है। क्या इससे वह मर जाएगा? हाँ, जब तक यह आत्मा फैलाव सरणी में प्रवेश करता है और अगले 10 सेकंड तक वहां रहता है। ऐसा आत्मा फैलाव, हाँ, ये सेलेपिस को नुकसान पहुंचाए बिना इतने बड़े जानवर को मारने का एकमात्र तरीका है। मुझे बताओ, ये सरणी कैसे काम करती है? अचानक सेठ का चेहरा घुटनों पर बैठे बूढ़े आदमी के ठीक सामने आ गया। चौंककर वह अपने नितंबों के बल गिर पड़ा। मैं खुलासा नहीं कर सकता। मैं आपकी मदद करूंगा और भुगतान के इस हिस्से पर विचार करूंगा। आपके अधीनस्थों के पास ज्यादा समय नहीं है ना? और अपनी बेचारी राजकुमारी के बारे में मत भूलना। बोलो। उसे लगा कि उसके दिमाग में कुछ तार दबे हुए हैं, लेकिन किसी कारण से बूढ़े आदमी ने सेठ पर भरोसा किया। क्या गलत हो सकता था? ऐसा नहीं था कि युवक ने ब्लूप्रिंट मांगे थे। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। जार्ज ने राज खोल दिया। इसके बाद सेठ के दिमाग में एक योजना बनी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदा नाम तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार, अध्याय 358, पत्थर का विशालकाय क्राइसोप्रास। सर्वनाश का लोहार, C358, पत्थर का विशालकाय क्राइसोप्रास। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, GPT-4, अब स्टॉक एल विश्लेषण और आपको बताएं कि कब खरीदे या बेचे। 400 गुना, अध्याय 358, पत्थर का विशालकाय क्राइसोप्रास। दरबारी जादूगर कहां भाग गया? क्या आपको लगता है कि वो हमें पीछे छोड़कर भाग गया? एक विस्तृत घाटी की खड़ी चट्टानों पर कई आकृतियां बेतहाशा दौड़ रही थी और कूद रही थी। उनका पीछा पन्ना रंग के पत्थर के एक विशाल ढेर द्वारा किया जा रहा था, जो कि मानव जैसा आकार का था। बारी बारी से वे उस जानवर पर हमला करते और समय बचाने के लिए उसे चीरते। ये लोग 70 के आसपास के स्तर के योद्धा थे, लेकिन टाइटैनिक फील्ड बॉस के साथ सीधे टकराव में उनके पास कोई मौका नहीं था। वर्तमान में विशाल जाग गया था और सरनी जाल के कारण उन्माद में था, अन्यथा वे इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते थे। अचानक एक नजदीकी पर्वत शिखर से निकली सुनहरी रोशनी की एक सघन किरण विशालकाय जानवर के विकृत कंधे में घुस गई। जानवर का ध्यान उस डरावने उड़ने वाले कीड़े पर गया जो अभी अभी पहाड़ की चोटी से ऊपर आया था। कीट के विशाल आकार के बावजूद ये पत्थर के विशालकाय की तुलना में एक कीड़ा जैसा था। यह उसके सिर के चारों ओर उड़ रहा था जैसे कि उसे उकसाना चाहता हो। अनाड़ी पत्थर ने उस पर वार किया, लेकिन वह इतना तेज था कि पकड़ा नहीं जा सका। लेस देन डिंग, आपने फील्ड बॉस स्टोन जायंट क्राइसोप्रास की ताकत देखी है। अनुभव प्राप्त हुआ, ग्रेटर देन। सेठ ने यह सूचना तब सुनी जब वह पफल्स की पीठ से गिर रहा था। केवल ऊपर से ही वह शक्तिशाली क्राइसोप्रास की वास्तविक सीमा को देख सकता था। वह आइवेकस की पीठ से कूदकर जानवर के कंधे और गर्दन के बीच कहीं जा गिरा था। लोहार ने पाताल लोक का हेलमेट पहन रखा था, उसे पूरा विश्वास था कि वह पकड़ा नहीं जाएगा। यह पत्थर का विशालकाय एक अच्छा उदाहरण था कि फील्ड बॉस की ताकत में बहुत बड़ा अंतर था। सेठ छत दलदल ड्रैगन और शायद हैंगंगट्री जैसी किसी चीज का सामना कर सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर, हालांकि अगर क्रिसोप्रास पहले से ही बहुत कमजोर न हो और उसके पास जलरोधी योजना न हो तो वह उससे लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। अब पत्थर का दानव कमजोर हो गया था और सेठ के पास एक योजना थी। सबसे पहले उसने जानवर को वापस सरणी गठन में लुभाने के बारे में सोचा। ऐसा तब तक होता रहा जब तक उसने सुना कि यह एक आत्मा फैलाव सरणी थी। बूढ़े जादूगर की व्याख्या सुनने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि सेठ क्या करने जा रहा था। इस व्यूह रचना में किसी प्राणी की आत्मा को सचमुच में नष्ट नहीं किया गया। इसका उद्देश्य लक्ष्य के शरीर और आत्मा के बीच के संबंध को नष्ट करना था। इससे एक पूरी तरह से अक्षुण्ण लेकिन खाली शरीर पीछे रह जाता। समस्या यह थी कि इस सरणी की लागत और आवश्यक सामग्री वाणिज्यिक उपयोग को उचित नहीं ठहराती थी। अगर यह किसी देश की राजकुमारी के बारे में नहीं था तो कोई भी व्यक्ति शिकार के लिए इस पद्धति का उपयोग नहीं करेगा। इसका अर्थ यह था कि क्राइसोप्रास वर्तमान में कमजोर हो गया था, क्योंकि उसकी आत्मा उसके शरीर से लगभग पूरी तरह से अलग हो गई थी। इससे उसके उन्माद, अनाड़ीपन और उसके मानव आकार के लगभग टूटने की भी व्याख्या हुई। सेठ उस विशालकाय के कंधों पर चढ़ गया और उसकी आत्मा को निकालने का इरादा किया। उसने उसके पैरों के नीचे पन्ना पत्थर को छुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहां कोई आत्मा नहीं थी जिसे वह निकाल सकता था। आपको शायद और गहराई में जाना होगा। यह शायद सिर्फ एक कवच हो सकता है, अल ने टिप्पणी की। जब सेठ ने यह सुना तो उसने पहले तो कल्पना की कि विशालकाय व्यक्ति ने असली पत्थर का कवच पहना हुआ है, लेकिन जब उसने विशालकाय व्यक्ति की गर्दन को छूने की कोशिश की तो वहां भी कोई आत्मा नहीं थी। शायद विशालकाय व्यक्ति का पूरा बाहरी हिस्सा उसका असली शरीर नहीं था। पत्थर की मशीन। यह विचार सुनकर वह बुदबुदाया और उसके मन में एक विचार आया। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वह इन कौशलों का इस्तेमाल लड़ाई में कर पाएगा। लोहार ने अपनी कुदाल तैयार की और विशालकाय पर खनन करना शुरू कर दिया। एक लकड़हारे की तरह सेठ ने धीरे धीरे अपनी सुरंग खोदी। हर एक क्वार्ट्ज के खोल के आधे मीटर को तोड़ने के बाद नीचे का पत्थर बहुत नरम हो गया था।
काम बहुत तेज और आसान हो गया। समय समय पर वह पत्थर की दीवारों को छूकर देखता था कि क्या वह असली शरीर तक पहुंच पाया है। इससे पहले कि क्राइसोप्रास को यह एहसास होता कि कुछ गड़बड़ है, सेठ ने पहले ही विशालकाय की पीठ में सुरंग खोद ली थी। जो कुछ दिखाई दे रहा था वह एक छेद था, जो उस प्राणी के आकार की तुलना में मच्छर के काटने के आकार का था। इस बिंदु पर वह कुछ भी नहीं कर सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। नीचे जाते समय अधिकांश सामग्री सामान्य चट्टान थी, सेठ उसमें अंतर नहीं कर सकता था। लेकिन कभी कभी वह अयस्क की पतली नसों के रूप में आता था, जैसे डॉन अयस्क और यहाँ तक कि सेरेनम अयस्क। ये केवल धातुएं हैं जो आमतौर पर उठ पर नहीं पाई जाती हैं। सेठ ने कंधे पर खुदाई शुरू कर दी थी और मोटे तौर पर विशालकाय की छाती की ओर निशाना साधा था। प्रवेश द्वार उसके ऊपर और पीछे कहीं प्रकाश का एक छोटा बिंदु बन गया। उसके काम के दौरान एकमात्र परेशानी लगातार हिलना और अचानक झटके लगना था जब उसका मेजबान चलता था। फिर भी एक मेहनती छोटे परजीवी की तरह सेठ खुदाई करता रहा और जल्द ही वह अविश्वसनीय रूप से कठोर पत्थर की एक परत से टकराया। यहाँ तक कि महाकाव्य कुदाल को भी इस सामग्री से निपटने में मुश्किल हो रही थी। यह अधिक उन्मत्त झूलों और आंदोलनों के कारण था जिसने सेठ को उसके सामने काले पत्थर के टुकड़ों को छूने पर मजबूर कर दिया। वह वहां पहुंच गया था। यह चट्टानी विशालकाय का असली शरीर था। कोई आश्चर्य नहीं कि उन लोगों ने आत्मा को फैलाने वाली किसी चीज का इस्तेमाल करने का फैसला किया था। चट्टान और अयस्क के इतने मोटे आवरण को भेदकर शारीरिक या जादुई क्षति पहुंचाना आसान नहीं था। दुर्भाग्य से सेठ ने बहुत समय ले लिया था। क्राइसोप्रास की आत्मा और शरीर के बीच का संबंध पहले से ही ठीक हो रहा था। इसके बावजूद उसने उम्मीद नहीं खोई। वह पहले ही असली शरीर तक पहुंच चुका था। वह भाग नहीं सकता था, उसे बस उसे सामने से और व्यक्तिगत रूप से मारना था। इस प्रकार उसने अपनी कुल्हाड़ी को अदम्य चट्टान की परत के खिलाफ पीछे करना शुरू कर दिया। जल्द ही यह महाकाव्य कुदाल भी सुस्त पड़ने लगी क्योंकि सेठ ने कठोर चट्टान में आधे मीटर से भी कम खुदाई की थी। उसके शरीर से पसीना बह रहा था और वह बैठ गया। ये कहीं नहीं जा रहा था। उसे नहीं पता था कि बाहर लड़ाई कैसी चल रही थी। वह केवल यह उम्मीद कर सकता था कि पफल्स टिके रहे। सेठ ने उस काली चट्टान को देखा जिसने उसके रास्ते को रोक रखा था और उसने एक समाधान के बारे में सोचा। क्या वह शायद पत्थर को गर्म कर सकता था और फिर उसे जमने वाली चेन मिल जैसी किसी चीज से तेजी से ठंडा कर सकता था। यह ऐसी समस्या का सामान्य समाधान था जिसे वह उपन्यासों से जानता था। लेकिन क्या यह इस तरह की सुरंग में काम करेगा? एच नहीं चाहता था कि सब कुछ उसके ऊपर टूटकर गिर जाए। फिर उसने अपनी मूर्खता पर खुद को माथा पीट लिया। उसे सबसे सरल समाधान के बारे में एक आभास हुआ। यह हमेशा से ही था। यह उनके मुख्य कौशलों में से एक था, बस उन्होंने इसका इस तरह से कभी इस्तेमाल नहीं किया था। आत्मा हथियार। लोहार आसानी से एक शुद्ध आत्मा हथियार बना सकता था जो लक्ष्य की रक्षा को अनदेखा कर देगा और सीधे आत्मा को नुकसान पहुंचाएगा। यह सोल डिस्पर्शन एरे के समान ही सिद्धांत था, बस आत्मा को सीधे नुकसान पहुंचाया गया था और सिर्फ डिस्नेक नहीं किया गया था। एक बार जब उसे पता चल गया कि क्या करना है, तो उसने तुरंत उसे क्रियान्वित कर दिया। सेठ ने अपनी निहाई को बुलाने के लिए पर्याप्त जगह बनाई और एक बड़े सांप की आत्मा को एक लंबे भाले में ढालना शुरू कर दिया। आत्माओं से बने ये आत्मा के हथियार किसी हथियार के भूत की तरह दिखते थे। वे मन सफेद या नीले रंग की चमक के साथ पारदर्शी थे। लेस देन आत्मा भाला। दुर्लभ। आत्मा क्षति 1200। शिल्पकार स्मिथ द्वारा निर्मित एक अलौकिक हथियार। वस्तु की प्रकृति के अनुसार ये किसी भी बचाव को अनदेखा कर देगा और आत्मा को सीधा नुकसान पहुंचाएगा। ग्रेटर देन। वर्णन देखने में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन इसे बहुत खास भी नहीं माना जाना चाहिए था। सेठ का इरादा विशालकाय की आत्मा को नष्ट करने का नहीं था। वह बस उसे कमजोर करके ऐसी स्थिति में लाना चाहता था कि वह उसे काट सके। उसने भाले से उस काले पत्थर पर वार किया जो उसके रास्ते में बाधा बन रहा था और वह उसमें धंस गया। यह एक अजीब अनुभूति थी जो उसके पहले के किसी भी अनुभव से बिल्कुल अलग थी। मानो वह हथियार को टोफू के एक विशाल टुकड़े में धकेल रहा हो। कुछ प्रतिरोध हुआ, लेकिन भूतिया हथियार पत्थर में धंसता चला गया। उसकी हरकतों के नतीजे भी सामने आए। जब उसने असली शरीर पर कुदाल से वार किया था, तब जो कंपन हुआ था, उससे बहुत अलग अब सब कुछ भूकंप की तरह हिल रहा था। सेठ को भाले को पकड़कर जल्दी से निहाई को वापस बुलाना पड़ा ताकि वह उसे कुचल न दे। इधर उधर फेंके जाने से भाला हिलने लगा और पत्थर के दानव की आत्मा को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा। इससे दानव दर्द से और भी ज्यादा छटपटाने लगा। एक बार जब वह फिर से अपने पैर जमा लेता है तो सेठ एक ही झटके में भाले को बाहर निकालता है और फिर पूरी ताकत से उसे फिर से अंदर घुसा देता है। वह ऐसा करता रहता है और बार बार आत्माओं की जांच करता रहता है। लोहार को लगभग बुरा लगा। उस दानव ने उसे नाराज नहीं किया था और वह हजारों घावों से मरने के बजाय उसे जल्दी से खत्म कर देना पसंद करता। हालांकि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अंततः उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया था। आत्मा को इतनी क्षति पहुंच चुकी थी कि सेठ उसे प्राप्त कर सकता था। लेस देन डिंग। आपने स्टोन जायंट क्राइसोप्रास लव 83 को मार दिया है। अनुभव अर्जित किया ग्रेटर देन। लेस देन डिंग। अब आप लव 60 पर हैं। ग्रेटर देन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदा नाम तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 359 वर्ग उन्नति। सर्वनाश का लोहार C359 वर्ग उन्नति। एड्स बाय पब फ्यूचर। GPT 4। अब स्टॉक एल विश्लेषण और आपको बताएं कि कब खरीदे या बेचे। 813 गुना। अध्याय 359 वर्ग उन्नति। लेस देन डिंग। अगला लेवल 7 का क्वेस्ट पूरा हो गया है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग। आपने अपनी प्राथमिक कक्षा उन्नति अनलॉक कर ली है। अधिक जानकारी के लिए अपनी स्थिति विंडो देखें। ग्रेटर देन। कक्षा में उन्नति। अपनी स्थिति जांचने से पहले उसने अपने हाथों में आत्मा को देखा। क्षतियां प्रकाश की छोटी चमकती गेंद पर काले धब्बे और धारियों के रूप में दिखाई दे रही थी। लेस देन। क्रिसोप्रास की आत्मा बड़ी क्षतिग्रस्त शिल्प सामग्री। दुर्लभ। क्रिसोप्रास नामक एक पत्थर के विशालकाय जीव की आत्मा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। क्षति के कारण आकार और रेटिंग कम कर दी गई है। ग्रेटर देन। आत्मा को इस तरह देखकर सेठ को लगा कि यह एक बहुत ही कम फसल थी। वह केवल नुकसान पर आहें भर सकता था। अगर वह बिना क्षतिग्रस्त आत्मा को सीधे काट सकता था तो यह एक महाकाव्य विशाल आत्मा होने की बहुत संभावना थी। इसमें अहंकार भी हो सकता था। इससे पहले कि वह नुकसान के बारे में सोच पाता या अपनी स्थिति की जांच कर पाता, पूरी सुरंग अचानक झुकने लगी। विशालकाय की मौत के साथ ही झटके और छटपटाना बंद हो गया था, लेकिन अब विशालकाय आकृति धीरे धीरे गिरने लगी। घबराहट में सेठ चढ़ गया और अपनी सुरंग में घुस गया और उस कवच की परत से बाहर निकल आया जिसने उस विशालकाय को ढक रखा था। जब वह कंधे के छेद से बाहर आया तो उसने देखा कि एक विशाल पहाड़ी दीवार उस पर जानलेवा इरादे से आ रही है। अरे नहीं, विशालकाय जानवर गिर रहा था और उससे टकराने वाला था। उसे भागना था, नहीं तो वह चट्टान और पहाड़ के बीच दब सकता था। पफल्स, कोई है? उसने हैरिस का हेलमेट उतारने के बाद पुकारा। जैसे ही चट्टान की दीवार निकट आई, कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। मैं यहाँ हूँ, मेरा हाथ पकड़ो। उसने एक वृद्ध आवाज सुनी। ये पफल्स नहीं था, बल्कि जर्ज नामक बूढ़ा जादूगर था जो अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा रहा था। वह अपने लहराते हुए लबादे के साथ उसके ऊपर उड़ रहा था। शुक्र है कि बूढ़े आदमी ने उसके नीचे लंबी पैंट पहनी हुई थी। सेठ ने झुर्रीदार जादूगर का हाथ पकड़ लिया और वे दुर्घटना क्षेत्र से बाहर निकल गए। वे पहाड़ी की ढलान पर एक चट्टान पर पहुंच गए। इससे पहले कि वे उतर पाते, फिन पहले ही हवा में सेठ की ओर दौड़ पड़ा था। तुम ठीक हो? फिन बहुत खुश है। छोटा जानवर तेजी से उनके चारों ओर उड़ रहा था, लेकिन उसकी ऊंची आवाज चट्टानों की गड़गड़ाहट और पत्थरों के टूटने की आवाज में डूब गई क्योंकि उनके पीछे की विशालकाय आकृति पहाड़ों से टकराकर टूट गई। जादूगर ने सावधानी से सेठ को नीचे उतारा और फिर खुद नीचे उतरा। छोटी चट्टान पर 7 बचे हुए मोहरा छिपकर अपने कान पकड़े हुए थे। सेठ ने भी ऐसा ही किया जब उसके दोनों हाथ आजाद हो गए।
पहाड़ के टूटने की अविश्वसनीय आवाज पहले से ही तेज थी, लेकिन आसपास के पहाड़ों और गूंजों ने कोलाहल को और भी बढ़ा दिया था। वे बस वहां इंतजार कर सकते थे और अपने कान बंद कर सकते थे जब तक कि यह खत्म न हो जाए। पैदल चलने वाले पहाड़ के बाद जो कुछ बचा था, वह एक बड़ी घाटी थी जो बड़ी चट्टानों और विशाल पत्थरों से भरी हुई थी, लगभग हिमनद क्षेत्र की तरह। पूरा स्थान पत्थर के विशालकाय कवचसूत्र के हिस्सों से ढका हुआ था और इन सबके बीच में उसका असली शरीर था। काले पत्थर से बनी एक मोटे तौर पर मानवीय आकृति 40 से 50 मीटर की लंबाई वाला असली विशालकाय व्यक्ति लगभग उसी आकार का था जैसा कि सेठ को मैदान पर मिले विशालकाय व्यक्ति से मिला था। बचे हुए 7 लोग आश्चर्य और डर के भाव से सेठ को देख रहे थे। आखिरकार उसने अभी अभी उस चीज को मारा था, बिना किसी जाल या किसी चीज के। सर, हम आपके साथ शरीर के बारे में बहस नहीं करेंगे, हमें केवल इसके सिर से लेपिस चाहिए, जादूगर ने पास आकर कहा। सेठ को याद आया कि उसने तो अपना परिचय भी नहीं दिया था। आप मुझे सेठ स्मिथ कह सकते हैं। आप ये चीज ले सकते हैं, लेकिन पहले ये बताइए कि मेरा पालतू जानवर कहाँ है। उसने इधर उधर देखा और कुछ ही क्षणों बाद उसे उत्तर मिल गया। उम्मा, हम नहीं जानते। उसने कहा था कि उड़ने से पहले वह तुम्हें ले आए। जादूगर ने शर्मिंदा होकर उत्तर दिया। एज बाय पब फ्यूचर। ठीक है, जब तक वह ठीक है तब तक सब ठीक है। सेठ ने कंधे उचकाए और विषय पर वापस आ गया। बताओ, तुम उस चीज को उसके सिर से कैसे निकालोगे? इसकी त्वचा इतनी सख्त है कि इसने मेरी कुदाल को भी कुंद कर दिया है। ओह, हमारे पास इसका समाधान है। हमारे राज्य में एक बहुत ही विचित्र शोधकर्ता है। उसने कहा कि वह बहुत अधिक उन्नत दुनिया से आया है। उसके पास कई अजीब विचार हैं, उनमें से एक वह है जिसे वह ऑपरेशन मैजिक कहता है। इस स्क्रॉल के साथ हम एक सुरंग जैसा कुछ बना सकते हैं जो हमें शव को नुकसान पहुंचाए बिना सिलेबस को बाहर निकालने की अनुमति देता है। बुरे आदमी ने खुशी से समझाया क्योंकि वे आधे दफन शरीर की ओर नीचे चढ़ गए। ये लगभग अंतरिक्ष या यहाँ तक कि आयामी जादू के अनुप्रयोग की तरह लगता है। किसी चीज पर काम करने के लिए कौन इतनी पागलपन भरी चीज लेकर आएगा? लिच हैरान होकर टूट गया। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने दोनों दुनियाएं देखी थी, वह मोटे तौर पर उसकी भावनाओं को समझता था। उच्च स्तर के जादू वाले दुनिया के लोग उपचार जादू से लगभग किसी भी समस्या को हल कर सकते थे। केवल कुछ ही मुद्दे थे जिनका जादू या सिस्टम फंक्शन ध्यान नहीं रख सकते थे। आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से शरीर के ऊतकों को चीरकर शरीर को खोलने की चिंता किए बिना किसी विशिष्ट क्षेत्र में सीधे ऑपरेशन करना क्रांतिकारी होगा। सिद्धांत दिलचस्प लग रहा था, लेकिन क्रियान्वयन लगभग अवास्तविक था। जाज ने विशालकाय के सिर पर स्क्रॉल का इस्तेमाल किया और निर्दिष्ट क्षेत्र में खोपड़ी बस गायब हो गई। यह ऐसा था जैसे किसी ने कुकी कट लिया और सिर में छेद कर दिया। मस्तिष्क खुला था, वे सीधे त्वचा और खोपड़ी के पार देख सकते थे। तभी सेठ को एहसास हुआ कि शरीर की असल कीमत कितनी है। उसका पूरा मस्तिष्क लेस दैन आर्कन गोल्ड ग्रेटर दैन से बना था। मस्तिष्क के तने के पास एक घुमावदार जगह में कुछ ऐसा था जो पूरी तरह से फिट नहीं था। यह एक क्रिस्टल जैसा दिखता था जो पौधे या काई के आकार में उगता था। यह सेलेपिस था और फिर जादूगर बस इस छेद में चढ़ गया और इसे उखाड़ दिया। जब वह बाहर आया तो छेद फिर से बंद हो गया। पीछे बहुत सारे नुकसान के निशान रह गए थे। शोध और सामग्रियों की कितनी पागलपन भरी बर्बादी। अल ने केवल टिप्पणी की। सर, अगर कोई ऐसा तरीका है जिससे हम आपका धन्यवाद कर सकें तो कृपया मुझे बताएं। जादूगर ने पत्थर को एक तरफ रखते हुए अंततः कहा। उन्होंने पहले पारिश्रमिक के बारे में बात की थी, लेकिन सेठ को अभी कोई जानकारी नहीं थी। उसे बस मुफ्त में काम करने का मन नहीं था। बुरे आदमी को इतना ईमानदार देखकर वह इसे ऐसे ही खत्म नहीं होने देना चाहता था। साथ ही वह पत्थर के विशालकाय व्यक्ति से काफी खुश था। उन्होंने सुझाव दिया, क्या हम इसे एक एहसान के रूप में छोड़ सकते हैं? ठीक है, हम आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? ये लो, यह अंगूठी ले लो। मैं तुम्हें अपने घर पर पहचान सकता हूँ। मैं डेल्टा में मिनास मार का टॉवर मास्टर हूँ। अगर तुम मुझसे संपर्क करना चाहते हो तो तुम सिस्टम चट के माध्यम से ऐसा कर सकते हो। धन्यवाद, हम ऐसा करेंगे। कृपया हमें क्षमा करें, हम पहले ही बहुत समय गंवा चुके हैं। इसके साथ ही मिर्थाना के लोगों ने उन्हें विदा किया और चले गए। पद कार्य के लिए उनका प्रवेश द्वार बहुत दूर नहीं था। दूसरी ओर सेठ पीछे रह गया और उसने विशाल को अपनी सूची में धकेल दिया। फिर उसकी नजर मलबे के मैदान पर पड़ी। इन पत्थरों में बहुत सारे अयस्क थे, इस जगह को साफ करने में बहुत समय लगेगा। लेकिन पफल्स कहाँ था? मैं यहाँ हूँ। पफल्स उसके पीछे उतरा, उसके जबड़े अभी भी कुछ कुतर रहे थे। मुझे मत बताओ, मैंने नाश्ता किया। क्या तुमने अयस्क खा लिया? हाँ, वे मेरे हैं, है ना? आपको वह मुख्य शरीर मिलता है और मुझे वह नाश्ता मिलता है जो उससे गिरता है। थी इसमें से गिरने वाले स्नैक्स। आईवी सर अयस्कों के पहाड़ के बारे में बात कर रहा था जैसे कि यह आलू के चिप्स का एक पैकेट था। ठीक है, लेकिन बदले में आपको मुझे वे सभी अयस्क लाने होंगे जिन्हें आप नहीं खा सकते या नहीं खाना चाहते। सौदा, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 360 घर वापसी। सर्वनाश का लोहार C360 घर वापसी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 360 घर वापसी। आसपास के सभी बदमाशों से निपटने के बाद सेठ आखिरकार संरचना बनाने और उन्हें पत्थर पर तराशने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। इस बीच पफल्स नामक लालची व्यक्ति घाटी में अयस्कों पर पेट भर रहा था। फिन सेठ के साथ समय बिताकर संतुष्ट लग रहा था क्योंकि वे दोनों छोटी-छोटी बातें कर रहे थे जबकि वह नई धारदार कुदाल का उपयोग करके संरचनाओं को जमीन में गड़ रहा था। फिन, क्या तुम जाकर पफल्स ले आओगे? मैं 1 मिनट में काम पूरा कर लूंगा, फिर हमें बाकी पफल्स लेने जाना होगा। उसने फिन से पूछा जब उसने जटिल पैटर्न और सूत्रों को जमीन पर स्थानांतरित करना समाप्त कर दिया। जब दोनों वापस लौटे तो आईवी सिर में स्पष्ट परिवर्तन हो चुका था। चिकना और भयानक सेंटीपीड वापस एक मोटे कैटरपिलर में बदल गया था। पफल्स अजीबोगरीब की जैसी आवाजें निकालता रहा जो उसे ज्यादा खाने के बाद मोटे आदमी की डकार की याद दिलाती थी। साइमन, एक नाम का उल्लेख करने के लिए। क्या आप इस अवस्था में भी ठीक से उड़ सकते हैं? डी पफल्स, द माइटी को नीचा मत देखो। जब हम चलेंगे तो ये धीमा नहीं होगा। शिकायत मत करो। मेरा इरादा तुम्हें ठेस पहुंचाने का नहीं था, तुम तो खुशियों की किरण हो। सेठ ने कैटरपिलर की फूली हुई अवस्था का फिर से जिक्र करने से परहेज किया और ज़ेपेलिन के आकार और आकार के कीप पर आ गया। वे कैंप में वापस लौटे जहां उन्होंने लोगों को उस भयानक शोर के बारे में बताते हुए कुछ अजीब पल बिताए जिसने लोगों को बेचैन कर दिया था। रवाना होने से पहले उन्होंने विदाई देने के लिए कमांडो सेंटर का दौरा किया। यूल कैटफर ने अपने खुद के वाहन चुने जबकि इवान, पिप और बच्चे एक विशाल सांप पर सवार हुए। डूहू, लिनरी, वैडन, अजुल और फिन कई पैरों वाले ज़ेपेलिन बग पर सवार हुए। उनके छोटे से दल में एक आश्चर्यजनक अतिरिक्त रहस्यमय आर्चर था। उसका नाम आहौन था और उसने मिनास मार में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। मैदानों पर लड़ाई के दौरान सेठ ने उसे जो तीरों का बंडल दिया था, उसके साथ साथ उसके समग्र आचरण ने उसे जीत लिया था। शायद इसका कुछ संबंध इस तथ्य से भी था कि माइक ने उसे क्षेत्र सेवा के सदस्य के रूप में मिलने वाले सभी लाभों के बारे में समझाया था। कौन जानता था कि आखिर में उसे किस बात ने आश्वस्त किया था? कम से कम सेठ को भरोसा था कि यह उनकी यात्रा में उसका शानदार नेतृत्व था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सभी लोग विभिन्न पालतू जानवरों और जानवरों पर सवार होकर निकल पड़े और कुछ घंटों बाद अपने टेलीपोर्ट स्थान पर पहुंच गए। रात पहले ही काफी हो चुकी थी, लेकिन ये कोई समस्या नहीं थी क्योंकि सेठ ने कारवां के लिए बनाए गए कुछ तात्कालिक नाइट विजन उपकरण साझा किए थे। पार्टी के सदस्य सपाट चट्टान की सतह पर उकेरी गई विशाल संरचना को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। चट्टान पर साफ और तीखी रेखाएं उकेरी गई थीं, जैसे लकड़ी पर नक्काशी की गई हो। डेल्टा के लोगों जैसे आर्च और इवान ने सोचा कि यह किसी सीएनसी मशीन का काम है। ठीक है, सभी लोग बाहरी घेरे में तितर-बितर हो जाएं और भीतरी घेरे में प्रवेश न करें।
सेठ ने उन्हें चेतावनी दी इससे पहले कि वह गठन के केंद्र में एक अवकाश पर कदम रखे। यह एक बिल्कुल चौकोर आकार था और ईवी द्वारा भेजी गई सुनहरी प्लेट पूरी तरह से फिट हो गई। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आया, वह प्लेट को संरचना में डालेगा और फिर उसे शक्ति प्रदान करने के लिए चैंपियन की आत्मा को उससे जुड़ेगा। एक बार जब बिजली का स्रोत स्थापित हो जाता है तो बीकन अंतरिक्ष के माध्यम से एक संकेत भेजेगा। अगर सब कुछ वैसा ही होता जैसा अल जल्सर ने अनुमान लगाया था तो ईवी टावर सिस्टम पर नजर रखेगी और बीकन की आवृत्ति की तलाश करेगी। फिर मिनास मार उनके स्थान पर लॉक हो सकता है और उनके स्थान पर एक वर्महोल खोल सकता है। यह संरचना इस वर्महोल को स्थिर कर देगी ताकि वे इससे होकर सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकें। लोहार ने अपनी बेल्ट पर लगी थैली से जीवित आत्मा को निकाला जो उसके संग की अभिशाप से सीलबंद थी और उसे सावधानीपूर्वक प्लेट पर रखा। कम से कम ये हिस्सा तो सरल था। इस तरह की जटिल संरचनाओं का मेकअप आधुनिक सर्किट बोर्ड के समान था। सेठ को बस आत्मा को पावर इनपुट से जोड़ने की जरूरत थी ताकि वह इसे सक्रिय कर सके। फिर जैसे ही जादू सामने आया वह जल्दी से पीछे हट गया। या सामने आना ही था। कुछ नहीं हुआ, इसे कुछ समय दीजिए, अल ने आश्वस्त किया। वे इंतजार करते रहे। इसमें कुछ समय लगा लेकिन आखिरकार संरचना चमकने लगी। संरचना के डोडेकाग्राम के 12 सिरों से प्रकाश की किरणें उभरी और हवा में किसी चीज पर टिक गई। किरणों के बीच 12 पक्षीय बहुभुज के आकार का एक लगभग गोल पोर्टल खुल गया। देखो, मैंने तुमसे कहा था, लिच ने आत्मसंतुष्ट होकर टिप्पणी की जबकि हर कोई आश्चर्य से देख रहा था कि क्या हो रहा था। पोर्टल को रस्सियों द्वारा घसीटा गया और वह संरचना के केंद्र में रुक गया। तुम लोग क्या कर रहे हो? बस इसे घूर रहे हो। यह अब स्थिर है। संरचना बिगड़ने से पहले जल्दी से निकल जाओ। सभी ने भीड़ को चेतावनी दी। पत्थर की सतह पर उकेरी गई रेखाएं उस ऊर्जा से लाल गर्म चमक रही थी जो वे प्रवाहित कर रही थी। एक बार जब कोई चीज सरल हो जाती है तो वह मार्ग को अस्थिर कर सकती है। जल्दी से उन्होंने उन लोगों को भेजना शुरू कर दिया जो घर लौटने के लिए सिस्टम टेलीपोर्ट का उपयोग नहीं कर सकते थे। सबसे पहले पिप और बच्चे थे, फिर लिनरी, वेडन, अजुल और इवान। चून की अंतरिक्ष सुरंग अभी भी स्थिर थी इसलिए यूल्का के फर्स्ट सेठ, तीरंदाज और दुहु एक साथ चले गए। जादुई मीनार के जाने पहचाने प्रवेश द्वार पर लौटे हुए सेठ के कंधे से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उसने देखा कि वहां खड़े बच्चों का झुंड, वेडन और लिनरी आश्चर्य से इधर-उधर देख रहे थे। इवान, अजुल, दुहु और तीरंदाज बच्चों से ज्यादा बेहतर नहीं थे। उसने ऐसा किया, ये खत्म हो गया था। वह आखिरकार घर लौट आया था और उसने अपने वादे पूरे किए। चाहे ये राहत की बात थी या पहले की लड़ाई से थकान, सेठ को नहीं पता था, लेकिन अचानक दुनिया उसके सामने अंधकार में हो गई। घर लौटे ही लोहार बेहोश हो गया। अल्पविराम, उसके शरीर में हल्की गर्माहट फैल गई। उसे ठीक से बिस्तर पर सोए हुए कितना समय हो गया था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे एक जाना पहचाना कमरा दिखाई दिया। सेठ टावर मास्टर के क्वार्टर में अपने बिस्तर पर था। क्या ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था? वह चाहता था कि ऐसा ही हो, लेकिन उसकी स्थिति ने उसे कुछ और ही बताया। वह लव 0.60 पर था और कोने में एक छोटा सा बटन था जिसे उन्नति विकल्प कहा जाता था। जब वह स्तर ऊपर हुआ तो उसने अपने दिमाग में यह बात डाल दी थी। उस समय स्थिति थोड़ी बहुत अस्त-व्यस्त थी, लेकिन अब उसे आखिरकार सोचने का समय मिल गया था। हालांकि वह घर लौट आया था, लेकिन उसका काम यही खत्म नहीं हुआ था। उसे लिनरी, वेदांत, टावर मास्टर के रूप में अपने कर्तव्यों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अल जल्सर के लिए जहाज का ख्याल रखना था। सेठ ने बिस्तर से उठे बिना कुछ करने का फैसला किया। क्लास एडवांसमेंट। उसने बटन पर क्लिक किया और उसे लेस देन स्पिरिट ब्लैकस्मिथ ग्रेटर देन के लिए क्लास एडवांसमेंट के विकल्प दिखाए गए। उसे आश्चर्य हुआ कि जादूगरों या तलवारबाजों की तरह उन्नत वर्ग में बदलाव करने जैसा कुछ नहीं था। उसके लिए ऐसे वैकल्पिक गुण थे जिन्हें वह अपनी कक्षा की विशेषज्ञता को मजबूत करने के लिए चुन सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेस देन लोहा का खून, विशेषता ग्रेटर देन। लेस देन शिल्पकार का रक्त, विशेषता ग्रेटर देन। लेस देन नेक्रोमेंसर का रक्त, विशेषता ग्रेटर देन। लेस देन आविष्कारक का रक्त, विशेषता ग्रेटर देन। इनके लिए विवरण छोटे और अस्पष्ट थे, लेकिन कम से कम उनमें कुछ लेस देन आर्क के परिजन ग्रेटर देन के विपरीत थे। संक्षेप में उन्होंने उन विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जिनसे उनकी कक्षा संबंधित थी। लोहार की यह विशेषता उसके लोहार कौशल की शक्ति और उसके द्वारा बनाई गई वस्तुओं के प्रदर्शन को और मजबूत करेगी जिन्हें कवच या हथियार के रूप में गिना जाता है। शिल्पकार की विशेषता कम विशिष्ट थी और वह सभी शिल्प कौशल को बढ़ा सकता था, लेकिन लोहार की तुलना में कम दर पर। बदले में लेस देन जादू ग्रेटर देन या लेस देन सिलाई ग्रेटर देन जैसे उसके कौशल को भी बढ़ावा मिलेगा। नेक्रोमेंसर की विशेषता आत्माओं के साथ काम करने से जुड़ी थी। विवरण सबसे अस्पष्ट था, लेकिन सेठ ने अनुमान लगाया कि इससे उसकी आत्मा से संबंधित कौशल की शक्ति बढ़ जाएगी जैसे लेस देन स्पिरिट कैप्चर ग्रेटर देन। अंत में आविष्कारक की विशेषता थोड़ी स्पष्ट थी क्योंकि यह किसी निश्चित क्षेत्र के कौशल को प्रभावित नहीं करती थी, बल्कि उन कौशलों की शक्ति को प्रभावित करती थी जिनका उपयोग चीजों का आविष्कार करने के लिए किया जाता था। इसके बाद इसने हथियारों या कवच के बजाय उपकरणों के प्रदर्शन को भी बढ़ाया। सेठ को यह पता नहीं था कि यह विशेषता उसमें कहां से आए। क्या उसमें चीजों का आविष्कार करने का कौशल था? पूर्व, तुम वाकई शीशे की तरह घने हो। तुम्हारे पास लेस देन ब्लूप्रिंट ग्रेटर देन है ना? और तुम्हारी स्मृति का एक हिस्सा वह गोलेम है जिसे तुम सिरबेरस कहते हो। जिस व्यक्ति से तुम्हें वह वर्ग विरासत में मिला था, वह स्पष्ट रूप से सिर्फ हथियार बनाने से कहीं ज्यादा में माहिर था। वरना मैं तुम्हें वह मैनुअल क्यों देता? लिच ने बढ़ाया। ये समझ में आता है। अब तक सेठ अनजाने में अपनी क्षमताओं के इस हिस्से से बचता रहा था। वह कभी उन लड़कों में से नहीं था जो मशीन चलाने का सपना देखते थे। सेठ ने शुरू में लोहार की कक्षा नहीं चुनी होगी। अब आपके पास समय है, आपको मैनुअल पढ़ना चाहिए। मुझे यकीन है कि आप समझ जाएंगे कि आपको यही गुण क्यों चुनना चाहिए। क्या आप निश्चित हैं कि ऐसा नहीं है क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि आपका जहाज अधिक शक्तिशाली होगा? अल्पविराम। लिच ने केवल इतना ही उत्तर दिया जिससे उसे और भी यकीन हो गया कि वह सही था। हालांकि वह उसकी सलाह को इतनी आसानी से खारिज नहीं करेगा। जादूगरनी की बात मानकर सेठ ने वह मोटी किताब निकाली जिसमें बताया गया था कि जादूगरनी को बर्तन कैसे बनाना है। PS, नववर्ष की शुभकामनाएं। कैरेट। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदा नाम तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट में दान करें।